यूपीएससी पीसीएस परीक्षा के लिए दैनिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो कि यूपीएससी एवं पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला जो कि क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है ये है, अलमाटी बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। दूसरा कथन, इस बांध का निर्माण वर्ष 2010 में पूरा हुआ था। तीसरा कथन, यह ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुख्य जलाशय है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इसमें से केवल ए सही है। इसकी व्याख्या को अगर हम देखने का प्रयास करें तो हम जानेंगे कि आखिर प्रश्न का जो ऑप्शन ए यानी केवल एक सही क्यों है और बाकी दो गलत क्यों हैं। तो हाल ही में कृष्णा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और किसानों के बीच उम्मीद जगा दी है, क्योंकि प्रमुख जलाशयों विशेषकर अलमाटी बांध में जल स्तर बढ़ने से पानी की उपलब्धता और कृषि संभावनाओं में वृद्धि होगी। अलमाटी बांध, जिसे लाल बहादुर शास्त्री जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। अतः कथन एक जो कि सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमें बताया गया था जो अलमाटी बांध है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले कथन की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये भी कथन हमें गलत बताया गया है। बांध का निर्माण ऊपरी कृष्णा परियोजना के भाग के रूप में वर्ष 2005 में पूरा हुआ था। ऑप्शन में बताया गया था इसका निर्माण 2010 में हुआ। यह एक जल विद्युत यानी हम कहेंगे कि बहुउद्देशीय बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। अतः कथन दो भी सही नहीं है। कथन तीन हमारे सामने सही होता है, क्योंकि अलमाटी बांध ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना के लिए मुख्य जलाशय है और इसका वार्षिक विद्युत उत्पादन 713 मिलियन किलोवाट है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड अलमाटी बांध सहित कृष्णा बेसिन में जल संसाधन के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हाल ही में समाचारों में रहे बिडमेयर पाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जो बिडमेयर है यह ताड़ के रस का उपयोग चीनी और शराब बनाने के लिए किया जाता है। कथन दो है, इसे अभी तक आईयूसीएन के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? कथन ए केवल सही है, कथन दो केवल सही है, कथन एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो कि इसका सही आंसर रहेगा, व्याख्या को थोड़ा हम नज़र दौड़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कथन दो गलत क्यों है। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने सिक्किम और कलिम्पो में रेशम मार्ग पर एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें विविध वनस्पतियों और परिदृश्यों का दस्तावेजीकरण किया और विशेष रूप से जो बिडमेयर पाम है इस पर ध्यान केंद्रित किया। बिडमेयर पाम पादप जगत का एक बहुत ही विशिष्ट पौधा है, जिसका रस का उपयोग चीनी और शराब बनाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग चरपाई और चटाई बनाने के लिए होता है तथा तने के रसों का उपयोग हम बरस बनाने के लिए और रस्सी बनाने में हम उपयोग करते हैं। इसलिए कथन जो एक है ये सही है। कथन दो हमारे सामने गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये ताड़ का वृक्ष है यानी हम कहेंगे कि जो ये बिडमेयर का पेड़ है ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है। ऑप्शन में कहा गया था कि ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं है और ये जो कि मुख्य रूप से भारत, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया और इंडोनेशिया देशों में पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पोलिंग सेट्स पुनः उपयोग किए गए चर्म पत्र पृष्ठ हैं जिन पर लिखा हुआ पाठ खुरद कर या फिर धोकर हटा दिया गया था। चर्म पत्र एक लेखक सामग्री थी जो पशुओं विशेषकर बकरियों की बिना रंगी हुई खाल से बनाई जाती थी। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आप लोग के सामने, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन जो 2 है कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है और कथन जो 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 मतलब कथन 1 सही है लेकिन कथन जो 2 है गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन जो 2 है ये सही है। इसका सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन ए रहेगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं कि जो पोलिंग सेट्स है ये एक प्रकार का चर्म पत्र का पृष्ठ होता है जहां पर मौजूदा पाठ को हम खुरद कर या फिर धोकर सामग्री का पुनः उपयोग किया जाता है। इससे पुनः उपयोग की गई पांडुलिपियों के लिए शब्द का निर्माण हुआ, अतः कथन 1 सही है। चर्म पत्र एक लेखक सामग्री थी जो पशुओं विशेषकर बकरियों की बिना रंगी हुई खाल से बनाई जाती थी। शब्द पोलिम्सेट्स का प्रयोग खगोलीय विज्ञान के ग्रही पिंडों का अपर्दित गड्ढों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है तथा भूविज्ञान के विभिन्न संरचनाओं के क्रमिक परतों द्वारा निर्मित विशेषताओं के लिए भी किया जाता है। समकालीन विद्वान पोलिम्सेट्स से अस्पष्ट पाठों को समझने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं जिससे छपे हुए ऐतिहासिक दस्तावेज सामने आते हैं, अतः कथन 2 सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है तथा जो कथन 2 है कथन 1 का सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है और प्रश्न है कि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जो है इसे हम मिरी के नाम से भी जानते हैं और आपको बताना है कि पहला कथन जो है यह नासा के जेब वेब से स्पेस जो कि टेलीस्कोप है उनमें से 4 वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है। इसे अवरक्त प्रकाश के ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला ऑप्शन केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है और डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दोनों ही सही है। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त एक चित्र जारी किया। इससे 2 परस्पर क्रियाशील आकाशगंगाएं दिखाई दे रही है। NGC 2937 यानी एक अंडाकार आकाशगंगा है जो कि चेती अंडाकार दिखाई देती है तथा NGC 29636 एक विस्तृत सर्पिलर आकाशगंगा है। मिड इंफ्रारेड उपकरण नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे 4 वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे 4 वैज्ञानिक उपकरणों में से एक है, अतः कथन 1 जो कि सही है। ऐसे अवरक्त प्रकाश के ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 4.9 से 28.8 माइक्रोन तक की तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। इसे 10 यूरोपीय देशों के 24 खगोलीय संस्थाओं के संघ और नासा के जेट ऑपरेशन प्रयोगशाला द्वारा ISI के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था, अतः कथन 2 भी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है खगड़ प्रसाद शर्मा ओली यानी जिसे हम KP ओली के नाम से जानते हैं, आज यानी 15 जुलाई तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दक्षिणी एशिया में स्थित यह स्थल
एक लैंडलॉक देश है और यह पूर्व पश्चिम और दक्षिण में भारत के साथ तथा उत्तर में चीन के तिब्बत के साथ अपना सीमा जो कि साझा करता है। उपयुक्त कथनों में से बताना है कि ये कौन सा देश का बात कह रहा है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो केपी शर्मा ओली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 20 का सही रहेगा और वे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। राजनीतिक सीमा की बात करें तो नेपाल पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से भारत के साथ और उत्तर में चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल दक्षिणी एशिया में एक स्थलरूढ़ देश है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे नेपाली में हम सागरमाथा और तिब्बत में हम चोमोलोगामा के नाम से भी जानते हैं। हिमालय ने नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। यह हिमालय में नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल की मुख्य नदी में कोसी, गंडक और कर्णाली शामिल है, जो कि हिमालय से निकलती है और देश के दक्षिण की ओर बहती है। अतः विकल्प बी सही है। तो ये रहा हमारा आज का कुछ करंट अफेयर, जो कि एमसीक्यू बेस्ड था और आपके यूपीएससी एवं पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए करंट अफेयर एमसीक्यू बेस्ड लेकर आता हूँ।